हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन नामक चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो कि चैप्टर पहला है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप मैकेनिक्स में शायद ही कुछ पढ़े हों, या फिर यदि नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें पूरा आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पहुँचाएँगे, ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा भी हमने इंक्लूड कर रखा है, लेकिन टू द सिलेबस वाला नोट्स हम टेलीग्राम पे अभी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, डिफॉर्मेशन लोड, पहला टॉपिक है डिफॉर्मेशन लोड। दैट लोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्लोप, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। दोस्तों, ऐसा भार जो किसी पिंड के आकृति और आकार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, विरूपक भार कहलाता है। इसके दोस्तों बहुत सारे प्रकार हैं, कई 3 प्रकार में बांटा गया है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, डिफॉर्मेशन लोड के टाइप्स हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला तीव्रता के आधार पर, दूसरा प्रकृति के आधार पर और तीसरा क्रिया के आधार पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू एक्शन। तीव्रता के आधार पर दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, तीसरा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल। फिर दोस्तों यूबीएल, यूडीएल या फिर पॉइंट लोड, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन फिर भी इसका परिभाषा हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर है टेंसाइल लोड। अगर दोस्तों ये जो आप ये टेंसाइल लोड है, इसे ये भी 3 प्रकार के होते हैं, हमने 2 ही इंक्लूड कर रखा है बाय मिस्टेक। पहला एक्सियल टेंसाइल लोड, दूसरा एसेंट्रिक टेंसाइल लोड और तीसरा होता है ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड, ठीक है। फिर कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड और इंसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड, ये भी दोस्तों ट्रांसवर्स कंप्रेसिव लोड इसमें भी आता है। फिर चौथा है शियर लोड, सबका हिंदी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों अगला है अकॉर्डिंग टू द एक्शन। ये दोस्तों टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे कैसा एक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। डेड लोड, फिर ग्रेजुएट लोड, सडन लोड और इम्पैक्ट लोड एंड लाइव लोड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इन सब की हम परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, तीव्रता के आधार पर हमने पढ़ा था पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, फिर यूडीएल एंड यूवीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो चलिए इनके परिभाषा देख लेते हैं। बिंदु भार या संकेंद्रित भार, दैट लोड विच एप्लीकेशन एरिया इज निग्लेजिबल देन टोटल एरिया इज कॉल्ड एज पॉइंट लोड। ऐसा भार जिसका या फिर जिसे एक बिंदु पर संकेंद्रित माना जा सके, संकेंद्रित भार कहते हैं या फिर बिंदु भार कहते हैं। ये दोस्तों इंटेंसिटी एक ग्राफ में ऐसे दर्शाया गया है, ये इंटेंसिटी है, ये लेंथ है और ये पॉइंट लोड है। इसके एग्जांपल हो गए दोस्तों, यदि आप पूरे छत पे आप अकेले खड़े हो तो वो पॉइंट लोड कहलाएगा, या फिर एक बाल हम बहुत बड़े टेबल पे गेंद रख दें तो उसका जो लोड होगा वो पॉइंट लोड कहलाएगा, ठीक है। फिर आगे है यूडीएल, एक समान वितरित भार, ठीक है। दैट लोड विच लोड एप्लीकेशन एरिया इज कंसिडरेबल देन टोटल एरिया एंड इंटेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड एज यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दोस्तों, इसका अर्थ ये है ऐसा भार जो मतलब कि एरिया है उसमें हम उसे निग्लेजिबल ना कर सके या फिर उसे छोड़ ना सके, उसे कंसीडर ना कर सके, ठीक है, कंसीडर कर सकें। फिर टोटल एरिया एंड इंटेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों, जो इंटेंसिटी है वो पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो यूडीएल कहलाता है। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से डिनोट किया गया है। इंटेंसिटी हर जगह समान है, देख रहे हैं, और लेंथ बढ़ता चला जा रहा है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इसे डिनोट करते हैं। और इसे ये दोस्तों आप न्यूमेरिकल में भी इसे यूज करेंगे ऐसे करके आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो इसलिए हमने इसको भी इसमें नोट डाउन कर लिया है। फिर आगे दोस्तों इसका एग्जांपल है छत में लगा हुआ बीम, ठीक है। यदि आप बहुत बड़ा छत है, बीम आपने अधिकतर देखा होगा, जो छत को सपोर्ट के लिए कॉलम तो सीधा होता है दोस्तों ऐसे, लेकिन जो बीम ऐसे पड़ता है, छत इसके ऊपर छत पड़ता है, तो ये बीम यूडीएल, इसमें यूडीएल लोड लगता है, क्योंकि सब पे यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक
पूरा एक बराबर भार लगा रहता है। ठीक है, आगे है यूवीएल, एक समान वितरित भार। दैट लोड विच लोड एप्लीकेशन के एरिया इज कंसिडरेबल दैन टोटल एरिया एंड इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड आर यूनिफॉर्मली वेरिएबल कॉल्ड एज यूवीएल। दोस्तों ऐसा भार जिसका एप्लीकेशन एरिया टोटल एरिया की तुलना में नगण्य न हो या फिर उसे हम निग्लेजिबल न माने और जो तीव्रता है इंटेंसिटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो या फिर यूनिफॉर्मली वेरिएबल या लगातार बढ़ते रहे या फिर बढ़ते रहे घटते रहे या फिर लगातार घटते ही रहे। ठीक है, तो दोस्तों इसके भी हमने 2 फिगर बना लिए हैं। और दोस्तों इसका सबसे बेटर एग्जांपल है, आपने पुल देखा होगा, नदी पे बना हुआ पुल या फिर ओवरब्रिज जिस पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, कभी ट्रक आता है, कभी 2 पहिया आता है, कभी साइकिल आता है। तो दोस्तों भार सबका अलग अलग होता है और भार चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, आगे दोस्तों प्रकृति के आधार पर हमने तीव्रता के आधार पर तीनों देख लिए, तीव्रता के आधार पर तीनों देख लिए। अब आगे अपना प्रकृति के आधार पर, चलिए प्रकृति के आधार पर देख लेते हैं। दोस्तों प्रकृति के आधार पर है टेंसाइल लोड। ठीक है, पहला है टेंसाइल लोड। दैट लोड विच इज ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टेंसाइल लोड। दोस्तों आप इसे अच्छे तरीके से समझिए कि ऐसा लोड जो किसी पिंड की लंबाई को खींचने का प्रयास करे या फिर लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करे, टेंसाइल लोड तनाव भार कहलाता है। यदि हम इस पे खींचें तो इस पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल लोड होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिगर बनाया गया है, ये टेंसाइल लोड है, ये जो एफ लग रहे हैं ये लंबाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेस भी आगे है, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने पहले इसको आपको इसलिए पढ़ा दिया ताकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मैकेनिक्स में कुछ पढ़े नहीं हैं, लॉकडाउन के चलते वो बर्बाद हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक से बिल्कुल लेके चल रहा हूँ। तो ये आपके बीटीयूपी सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं इसे बेसिक से लेके चल रहा हूँ इसलिए इसे इंक्लूड किया हूँ। तो दोस्तों मेरे इस मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे है एक्सियल टेंसाइल लोड। जो टेंसाइल लोड के प्रकार हमने 3 बताए थे, एक्सियल, इंसेंट्रिक और ट्रांसवर्स। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को देख लेते हैं। एक्सियल टेंसाइल लोड ऐसा टेंसाइल लोड जो किसी पिंड के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अनुदैर्ध्य अक्ष पर कार्य करता है, एक्सियल टेंसाइल लोड कहलाता है। दोस्तों देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, इसी पे आपका फोर्स काम कर रहा है, ये टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल लोड कहलाता है। फिर आगे है इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। दोस्तों ऐसा टेंसाइल लोड जो किसी पिंड के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के समांतर कार्य करता है, इसेंट्रिक टेंसाइल लोड कहलाता है। ठीक है, देखिए ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और ये अप्लाइड फोर्स है। हाँ दोस्तों, अप्लाइड फोर्स की जो एक्सिस होती है और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो होती है, इन दोनों के बीच की दूरी को इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता कहते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यदि आप बेसिक से नोट्स बनाना चाहते हैं तो और बेटर है, नहीं तो मैं टू द सिलेबस मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे है ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड। ऐसा टेंसाइल लोड जो किसी पिंड के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लंबवत कार्य करता है, अनुप्रस्थ तनाव भार कहलाता है। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये बल की क्रिया रेखा है, एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। ये दोस्तों देखिए इसके बिल्कुल लंबवत है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड हो गया। अब इसी प्रकार कंप्रेसिव लोड पढ़ लेते हैं। कंप्रेसिव लोड दैट लोड विच इज ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव लोड। संपीड़न भार यानी कि दबाना, संपीड़न का मतलब होता है दबाना। ठीक है दोस्तों, इन सब हर एक जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इन्हें अच्छे से आप समझते रहिए, क्योंकि आगे इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। मॉस में ही नहीं, थर्मल में भी थोड़ा बहुत उपयोग हो जाएगा कंप्रेसिव वर्ड का। फिर आगे हाइड्रोलिक्स में भी यूजेस हैं। हाइड्रोलिक्स तो मॉस, उसके बाद यदि आप सेम में दोस्तों 5th सेम में ये मशीन डिजाइन में भी यूज आएगा। हमको लगता है 5th सेम में आपको ये फिर से एक बार रिवीजन भी कराया जाएगा ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए, रिकॉल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं।
डिक्रीज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव लोड। दोस्तों, जो ऐसा लोड जो किसी पिंड को दबाने या उसकी लंबाई को घटाने का प्रयास करता है उसे कंप्रेसिव लोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसे दबाएं, या फिर इरेजर आप लिए हों, या फिर कोई रबर है, आप ऐसे करके दबा रहे हैं तो उसकी लंबाई कम होती है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा लंबाई को कम करने के लिए, लेकिन लंबाई कम होती है, तो ऐसा लोड कंप्रेसिव लोड कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 बल लगे हुए हैं जो इसकी लंबाई को घटाने का प्रयास कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों, कंप्रेसिव लोड भी 3 प्रकार के होते हैं: एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड और ट्रांसवर्स कंप्रेसिव लोड। ठीक है दोस्तों, इसेंट्रिक में लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे लगे, ठीक है, या ऐसा कंप्रेसिव लोड जो किसी पिंड के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे लगे, वो एक्सियल कंप्रेसिव लोड कहलाता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, इस पे 2 लोड लग रहे हैं। ठीक है, फिर इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड भी वही है, जो एक्सियल है, एक्सिस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से कुछ दूरी पर समानांतर लगे, ये इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड लगे, और इसके बीच की दूरी को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और फिर ट्रांसवर्स कंप्रेसिव लोड, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लंबवत लगने वाला कंप्रेसिव लोड ट्रांसवर्स कंप्रेसिव लोड कहलाता है। फिर अगला है दोस्तों शियर लोड, कर्तन भार। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो भार है, आगे हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे एंगुलर डिफॉर्मेशन भी होगा, इससे विकृति उत्पन्न विकृति का। ठीक है, ऐसा लोड जो किसी पिंड में कर्तन प्रभाव उत्पन्न करता है शियर लोड कहलाता है। या फिर दैट लोड विच क्रिएट शियर इफेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज शियर लोड। ठीक है, ये आपका कोई पिंड है, हमने एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स यहाँ लगाया, इसे ऐसे खींच रहे हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे केवल विफलन उत्पन्न होता है। रिवेट आप पढ़े होंगे पहले सेमेस्टर में, ईडी में पढ़े होंगे, रिवेटिंग नाम का एक चैप्टर था, वो पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, रिवेट ऐसे ये टॉप व्यू था। ठीक है, आप यदि ऐसे खींचेंगे पकड़ के इसे, तो ये यहाँ से विफल हो जाएगा, या फिर ये थोड़ा सा सरक जाएगा, ये रिवेटिंग कहलाती है। ठीक, सॉरी, शियरिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये कर्तन, देखिए ये ब्रेक हुआ है, ये कर्तन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, आगे है क्रिया के आधार पर। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ऐसा भार जिसका परिमाण, मैग्नीट्यूड तथा क्रिया, लाइन ऑफ एक्शन, समय के साथ अपरिवर्तित या नियत रहता है, अचल भार कहलाता है, यानी कि डेड लोड कहलाता है। दैट लोड विच मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड एज डेड लोड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इस ग्राफ बनाया गया मैग्नीट्यूड और टाइम के बीच में, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, समय के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका क्या है, इसका दोस्तों बेस्ट एग्जांपल है, यदि फैन आपके सीलिंग में लटका होगा, ठीक है, तो जब तक बंद है तब तक तो वो डेड लोड है। ठीक है, वो डेड लोड का काम करेगा। ठीक, लेकिन यदि चलने लगे तो लाइव लोड का काम करेगा, क्योंकि हवा का प्रेशर जो भी है वो लोड चेंजिंग करता रहेगा। या फिर यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का भी काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, डेड लोड के बाद है ग्रेजुअल लोड। ठीक है, क्रमिक भार, ऐसा भार जिसका परिमाण समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होता है, ग्रेजुअल लोड कहलाता है। दोस्तों, जैसे धीरे धीरे भार बढ़ता रहे, ये ग्रेजुअल लोड कहलाता है। या फिर हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, धीरे धीरे यदि बढ़ाते जाएं तो हमारा फोर्स ग्रेजुअल के टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, टाइम, ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर सडन लोड, ऐसा लोड जो किसी पिंड पर अचानक से लगता है, सडन लोड कहलाता है। यदि आप किसी को मुक्का मार रहे हैं, ठीक है, मुक्का तो हमेशा, या फिर किसी को चाटा मार रहे हैं, या फिर जो भी हो, अचानक से लगने वाले लोड को ही हम
सडन लोड या अकस्मात लोड भार कहते हैं। मैग्नीट्यूड टाइम H इक्वल टू 0। दोस्तों H यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से संबंध रखता है। हम किसी पे अचानक रख दें, ठीक है, वैसे मुक्का तो हमको लग रहा है कि इम्पैक्ट लोड में जाएगा, हम किसी को घूंसा मारे वो इम्पैक्ट लोड में जाएगा। लेकिन सडन लोड में जैसे आप तराजू से कुछ भी तौलते हैं तो एक पल्ले में अचानक से हम बटखरा रख दें तो वो सडन लोड कहलाएगा। या फिर इधर हमने बटखरा रखा हुआ है, इधर कुछ और जो सामान चीनी हुआ, आटा, जो भी तौलते हैं उसे रखें तो वो भी सडन लोड के अकॉर्डिंग आएगा। फिर अगला है दोस्तों इम्पैक्ट लोड, संघट्ट भार। ऐसा लोड जिसमें किसी पिंड पर कुछ ऊंचाई से गिरकर कार्य करता है, इम्पैक्ट लोड कहलाएगा। ठीक है, ऊंचाई से गिरने का अर्थ है दोस्तों पिंड की गति और काइनेटिक एनर्जी से संबंध। यदि दोस्तों आप बॉल फेंक रहे हैं, आपने मैच देखा ही होगा, आप बॉल फेंक रहे हैं तो बल्ले से टकराती है तो वहां पे इम्पैक्ट लोड कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे H नॉट इक्वल टू 0 यानी कि मैग्नेटिक, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक, फिर है लाइव लोड और साइक्लिक लोड, चल भार या परिवर्ती भार। ऐसा लोड जिसका परिमाण समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है लाइव लोड कहलाता रहता है। FT जिसका ग्राफ है दोस्तों FD और FC के बीच, FT जो है टेंसाइल फोर्स है और FC जो है कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, ये देखिए कभी टेंसाइल में जा रहा है, कभी कंप्रेसिव में आ रहा है, समय के साथ चेंज होता रहता है। दोस्तों ऐसा फोर्स आपको आप थर्मल में अभी आगे पढ़ेंगे, पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट, उसमें जो एयर कंप्रेसिव होता है वहाँ पे लगता है, कभी उसका विस्तार होता है, कभी कंप्रेसिव होता है, फिर कभी विस्तार होता है, वो लाइव लोड या साइक्लिक लोड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों अब हम स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। लोड खत्म हो गया, ठीक है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ लोड था। हमने स्ट्रेस के टाइप्स को समझाने के लिए आपको लोड बता दिया था। वैसे लोड यदि आप मैकेनिक्स में पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे स्ट्रेस इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एंड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। दोस्तों IRF इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है ये बता दो। यदि आप किसी पिंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो रिटर्न में उधर से भी फोर्स लगता है। आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा होगा, क्रिया इक्वल्स टू प्रतिक्रिया, तो वो प्रतिक्रिया बल जो होता है वही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो किसी पिंड में, इसका हिंदी मतलब है किसी पिंड में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल तथा उसके वास्तविक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, इसे P, F या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी बुकों में दोस्तों F से भी डिनोट कर दिया है, किसी में सिग्मा से, किसी में P से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू IRF यानी कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर सिग्मा इक्वल टू IRF अपॉन A यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया A से डिनोट किया जाता हो तो। ठीक है, जैसे हम जानते हैं दोस्तों इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स हमेशा F से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा दोस्तों, जैसे हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं और इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब IRF जो है वो F के बराबर है। और यदि हम इसे दबाएं और इसमें डिफॉर्मेशन नहीं स्टार्ट हो जाए यानी कि IRF जो है वो F से छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों साम्यावस्था की स्थिति में यानी कि हम इसे दबाएं और कोई विरूपण ना हो, इस स्थिति में IRF जो है वो F के बराबर होता है। यानी कि तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू F अपॉन A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसमें हम रिजिड बॉडी के अंदर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट हमने ले लिया है। मान लिया है कि वो पिंड डिफॉर्मेबल नहीं है। डिफॉर्मेबल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। डिफॉर्मेबल मेरे ख्याल से फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, हम लोग केवल पिंड और उसके मोशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। ठीक है, जहाँ F है दोस्तों फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी और A है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। दोस्तों अब हम इसके यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। MKS पद्धति में किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होता है, SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, CGS में
फोर्स का जो है डाइन होता है और ये mm में होता है। ठीक है, फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग में न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल MPa प्रयोग में लाए जाते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों 1 किलो पास्कल यानी कि 10⁻³ पास्कल इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दोस्तों आगे है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm होता है तो mm स्क्वायर है, यानी कि 10⁻³ का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 10⁻6 हो जाएगा। और वही दोस्तों 10⁻6 यदि mm में नीचे हम कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 MPa जिसका अधिकतर प्रयोग करते हैं उसके बराबर 10⁻6 PA यानी कि 6 पास्कल, ये बराबर होता है 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या फिर ये बराबर होता है 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर ये बराबर होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 1 मेगा पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 गीगा पास्कल 10⁹ पास्कल के बराबर होता है, जो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, जो प्रतिबल होता है वो टेंसर राशि है, यानी कि प्रतिश राशि है। दोस्तों यदि मान लीजिए एक मेरे पास ये पिंड है, ठीक है, तो यदि हम ये एरिया लें तो इसका कुछ और होगा, यदि हम ये एरिया लें तो इस पर प्रतिबल कुछ और होगा, ये एरिया लें तो इस पर प्रतिबल कुछ और होगा, या फिर यदि हम ये एरिया लें तो इस पर प्रतिबल कुछ और होगा। इसे प्रतिश राशि कहते हैं। जैसे AC भी एक प्रतिश राशि है। ठीक है, फिर स्ट्रेस को इंजीनियरिंग स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट में करके लिख सकते हैं। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे है दोस्तों स्ट्रेस के प्रकार। दोस्तों आपके सिलेबस में स्ट्रेस के ये दिया है। ठीक है, फिर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस नहीं दिया है। फिर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है। हम इन सब के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इस पे और इस पे, फिर इस पे केवल होगा। इनको थोड़ा सा हम लोग ध्यान लेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, फिर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस के प्रकार तक पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी, इनकी परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं फिर से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट ढूंढ के लाते हैं और फिर मेहनत करते हैं आपके लिए। वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।